नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, राजीव रंजन सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव रंजन जी आपका। और लोग आपको नमस्कार। जानते हैं, पहचानते हैं, और हम भी अब आपसे एसोसिएटेड हैं, तो जाहिर तौर पे हमारे भी चार चांद लगेंगे प्रोग्रामों में। और आपके साथ रेगुलर प्रोग्राम करने की हमने बात की है। देखिए, 2 बार या 3 बार हफ्ते में हम लोग अपना प्रोग्राम रेगुलर करेंगे। आप आउटलुक के मार्केट एडिटर रहे हैं, आप फॉर्च्यून मैगजीन के डिप्टी एडिटर रहे हैं, आप करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, ये आपका चैनल है, आप सोशल मीडिया पे चैनल भी चलाते हैं। और बहुत सारी जानकारियां आपके पास ऐसी होती हैं जो आम न्यूज़पेपर्स, अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स पर नहीं चलती, क्योंकि सच बोलने वाला आदमी जो किसी से डरता नहीं है, तो आप उनमें से एक हैं, निर्भीक हैं, इसलिए आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। और मेरा आज आपसे जो प्रोग्राम का आगाज है वो इस बात पर है कि इंडिया अंडर मोदी हैज बिजनेस विद एक्सेसिव रेगुलेशंस, और इसको लेकर ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया हो, पॉलिसी वोटेलिटी हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज बीन स्टैग्नेटेड। पब्लिक एक्सपेंडिचर पे आप 11 साल से इकोनॉमी चला रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आप 6% देते हैं, ग्रोथ रेट रखते हैं 7-7.5% पे, आती 6% पे है। अभी हाल ही में जीएसटी में आपने कुछ आइटम्स पर जीएसटी कम किया, पर जो लार्जर आइटम्स हैं उसका डिस्क्लोजर इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने उसको 5 से सीधा 18 पे डाल दिया, और 28 वालों को 18 करके आपने रिकवरी मोड कर ली। तो ये जो खेला खेला जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि हम विजन 2047 पर हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और ये सेवरल पैरामीटर्स, चाहे वो क्रेडिट लॉजिस्टिक्स हो, एनर्जी हो, रूटीन करप्शन के चार्जेस हो, ये डेट्रिमेंटल हैं भारत की ग्रोथ के लिए। और पिछले 11 साल में अगर मनमोहन सरकार से कंपेयर करें तो मोदी सरकार के अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं, सिवाय एक नरेशन देने के, सिवाय एक एडवर्टाइजिंग के, सिवाय एक मार्केटिंग के। सारे विषय पर आपका क्या कहना है? आत्मजीत जी, थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे अपना मंच प्रोवाइड किया, वो भी शिक्षक दिवस जैसे एक ऑस्पिशियस पवित्र दिन पे हम लोग पहली बार चर्चा कर रहे हैं आपके मंच पे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आपने काफी सारे सवाल एक ही उसमें डाल दिए हैं, तो ब्रेक करके एक एक करके चलते हैं। परंतु इन सवालों को समझने के पहले आपको आधार समझना जरूरी है। जैसे आपने इकोनॉमी की बात की या जीडीपी की बात की कि 7.5% रखते हैं और फिर 6% आता है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जीडीपी को नापा कैसे जाता है। जीडीपी को नापने के 3 तरीके हैं, परंतु जो सबसे इजीएस्ट है वो है डिमांड साइड से जीडीपी को नापना, या एक्सपेंडिचर साइड भी उसको कहा जाता है। उसका फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, जहां पे सी है कंजम्पशन, जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सर्विसेज गवर्नमेंट उपभोग करती है, जो सेवाएं लेती है, सैलरीज देती है, यानी वो जी हुआ। आई जो है दैट इज केपिक्स, इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट कंपनीज। एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये सिंपल फॉर्मूला हुआ, याद रखिएगा इसको। अब इसके अंदर में आप देखिए, जो आपने जीएसटी की बात कही, कारण क्या आप ये समझिए। पिछले 11 साल से, जैसा कि आपने भी सही कहा, कि प्राइवेट केपिक्स हो नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट कंपनीज कर नहीं रही है। प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जनता के पास में परचेजिंग पावर नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में हम कंपीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि चाइना के पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो डंपिंग कर रहा है बिलो कॉस्ट प्राइस, तो आप वहां भी कंपीट नहीं कर सकते। तो आपके लिए बचा आपका डोमेस्टिक मार्केट। बट डोमेस्टिक मार्केट में यदि परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए या स्टैग्नेंट हो जाए, तो फिर आप किसके लिए माल बनाओगे? तो प्राइवेट कंपनीज जो है, आपको जान के आश्चर्य होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, यानी ये किसी भी कंपनी का एफिशिएंसी, मतलब वो कितनी इफेक्टिवली नया इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ये बताता है। यदि डेट कम है इक्विटी के मुकाबले, तो आप ये समझिए कि मतलब कंपनी के पास में उसकी बैलेंस शीट में शक्ति है, ताकत है कि वो नया डेट लेके केपेक्स कर सकती है। तो 2014 में जो डेट टू इक्विटी रेशियो था, उससे बहुत कम आज की डेट में। इनफैक्ट पिछले 20 साल को यदि हम कंपेयर करें, तो आज की डेट में हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे। सबसे कम डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा चल रहा है। एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान में नहीं है, वो भी मैं किसी आपके अगले एपिसोड में बता दूंगा। पर कहने का अर्थ है, फिर यदि डेट टू इक्विटी रेशियो नीचे है,
और यदि ये प्राइवेट कंपनीज केपेक्स कर सकती है तो कर क्यों नहीं रही है? कर इसलिए नहीं रही है क्योंकि लोगों के पास में खरीदने की ताकत नहीं बची है। तो जो आई जो है उसको तो आप निकाल दीजिए इक्वेशन से। अब आइए जी पे, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सर्विसेज जो बाय करती है, तो गवर्नमेंट भी देखिए फिस्कल डेफिसिट अपना कम करने में लगी है। ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने ऑलरेडी इस इकोनॉमी को बहुत खींच लिया है 2019 से, अब प्राइवेट कंपनीज की बारी है, हम अपने डेफिसिट कम करेंगे। तो गवर्नमेंट भी धीरे धीरे पीछे हट रही है। तो जी को भी इक्वेशन से हटा दीजिए। अब बचा क्या? एक्सपोर्ट और कंजम्पशन। एक्सपोर्ट के 12 बजा दिए डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारा, आप ये समझ लीजिए कि 20% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को होता है, एक कंट्री को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी हर 5वां आइटम जो एक्सपोर्ट हो रहा है वैल्यू टर्म्स में, वो अमेरिका को जा रहा है। ठीक है, तो ये समझिए आप कि वहां पे 86.5 बिलियन डॉलर का लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को, और ऐसा बोला जा रहा है कि कम से कम 25 से 30% ये कम हो सकता है। तो अमेरिका का एक्सपोर्ट ही अकेले 2.2% है इंडियन जीडीपी के। ओके, तो आप ये समझिए कि अगर उसमें गिरावट आती है 30%, तो छोड़ दीजिए 20% की भी अगर गिरावट आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि कितना, यानी 0.4% के आसपास में इंडियन जीडीपी को नुकसान होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को भी आप इक्वेशन से निकाल ली तो जीडीपी बढ़ाएगा क्या? मतलब कौन सा लाइन आइटम जो है इस इक्वेशन का वो जीडीपी बढ़ाएगा? इन्वेस्टमेंट हट गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हट गया, एक्सपोर्ट हट गया। इंपोर्ट हम हैवी करती हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इंपोर्ट कम होने नहीं वाला क्योंकि उपभोग कंजम्पशन होता रहेगा। सोने से लेके तो तेल तक, खाने वाले तेल से लेके तो कच्चा तेल यानी क्रूड तक, सब हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट बढ़ता ही रहेगा। तो वो तो और इक्वेशन को खराब कर देगा क्योंकि माइनस इंपोर्ट है, माइनस टर्म जितना बढ़ेगा उतना जीडीपी कम होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो सिर्फ बच जाता है कंजम्पशन। तो अब कंजम्पशन जो है उसको बूस्ट करने के लिए ये लोग जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने जीएसटी की दरों में कमी किया है। पर मैंने कल ही एक प्रोग्राम बनाया अपने चैनल करंट अनप्लग्ड बाय राजीव में, बहुत विस्तार से उसमें मैंने डाटा और ये सब दिए। उसमें मैंने यही कहा है, शीर्षक ये है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने 11 साल में लोगों की ऐसी तैसी कर डाली। और उसमें जो एक मेन इक्वेशन नंबर मैंने जो दिया वो ये था कि 2,65,000 कंपनीज जो है वो 2014 के पहले तक बंद हुई थी। यानी मोदी जी के आने के पहले तक इंडिया में जो कंपनीज बंद हुई थी वो थी 2,64,000 या 65,000 था, एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूं। और मोदी जी के आने के बाद में वो नंबर जो है वो 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना, वो 8,65,000 के आसपास में वो नंबर चला गया है। तो आप ये सोचिए कि भाई हाँ, 2,38,000 कंपनीज बंद हुई थी। ये CEIC का डाटा है। ठीक है, मेरा डाटा नहीं है, ये CEIC का डाटा है। CEIC जब से डाटा इकट्ठा कर रहा है तब से लेके 2014 तक 2,38,000 भारत में कंपनीज बंद हुई थी। और मोदी जी के आने के बाद में यानी जुलाई 2025 तक का जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 8,76,000 कंपनीज बंद हो गई हैं। तो आप 2,38,000 को 8,76,000 से माइनस कीजिए तो बचता है 6,37,000। तो 6.37 लाख कंपनीज बंद हुई है पिछले 11 साल में। ये आप समझिए कितना बड़ा नंबर है। 35 से 36 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उसमें 6 लाख कंपनीज बंद हो रही है। तो 1/6 तो आप समझ लीजिए कि बंद हुई पड़ी हुई कंपनीज है, मतलब टोटल आज की रजिस्टर्ड कंपनीज के हिसाब से निकाले तो भाई जब आपने उल्टी पुल्टी डीमोनेटाइजेशन की नीति, एक ही रात में पूरे देश के जनता को आपने लाइन में लगा दिया, फिर 5-5, 6-6 स्लैब के साथ में जीएसटी रेट लगा दिया आपने, फिर उसके बाद में रातों रात कोविड में जो है लॉकडाउन लगा दिया, ये करके जो छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनीज के ऊपर में कुटराघात किया आपने, उसका ऐसा विनाशकारी परिणाम हुआ कि आज की डेट में जॉब्स है ही नहीं। असंगठित क्षेत्र में जॉब नहीं बचे क्योंकि मैंने आपको बताया इतनी 6.5 लाख के आसपास पे कंपनीज बंद हुई हैं। तो आप अब जीएसटी की दरें कम करो, ज्यादा करो, भाई लोगों के पास नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो खरीदेंगे क्या? परचेजिंग पावर बची नहीं है। जी आपका जी। आपने जो बात अभी की
उसमें मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। असंगठित क्षेत्र जो आपने आंकड़ा दिया, वो रजिस्टर्ड कंपनीज या संगठित क्षेत्र की कंपनीज गिनी जा सकती हैं 6.25 लाख। जो मध्यम और स्मॉल यूनिट्स हैं, एसएमईज हैं, उसमें तो करोड़ों यूनिट्स बंद हो गए नोटबंदी के बाद। उनका तो कोई आंकड़ा असंगठित क्षेत्र का ना लेबर का आपको मिल सकता है, ना जो असंगठित क्षेत्र की कंपनियां बंद हुई उसका डेटा मिल सकता है। तो सबसे बड़ी कैटास्ट्रफी तो वही है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो असंगठित क्षेत्र को हुआ है, इनफॉर्मल सेक्टर को हुआ है, जो देश की 90% इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। और जो संगठित क्षेत्र है, जो रजिस्टर्ड है, एमएसएमईज, बड़े एमएसएमईज हैं 5 करोड़ से ऊपर या 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़ या 50 करोड़ एंड अबव, उनकी क्रेडिट के लिए सरकार ने गारंटी स्कीम निकाली कि हम उसको गारंटी करते हैं क्रेडिट को। अब वो आंकड़ा भी देख लेना चाहिए कि कितना क्रेडिट जो है उन कंपनीज को मिला एक्चुअली गवर्नमेंट की गारंटीज के साथ। तो जो बताया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा, उसको लागू नहीं किया जाता। एक ऑप्टिक्स है। वही मैं कह रहा था कि ये एक प्रचार प्रसार की सरकार है, जो सिर्फ प्रचार प्रसार में बिलीव करती है और आगे उसमें कुछ नहीं करती है। मेरा आपसे अगला सवाल जो होगा इसी से रिलेटेड होगा। इंडिया लैक्स इन ग्लोबल कंपटीशन। आपने देख लिया कि हमारा 100 बिलियन, आपने खुद ही कह दिया 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, और अमेरिका के साथ हमारा 40-42 डॉलर का बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस था, क्योंकि हम वहीं से चाइना से माल मंगा के उसमें हल्की फुल्की वैल्यू एडिशन और पैकेजिंग करके बेच रहे थे। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जब स्वेरिंग इन की थी तो अदानी साहब ने ही कह दिया था कि 10 गीगावाट का जो ग्रीन एनर्जी है वो हम उसको लागू करेंगे, हम अमेरिका के साथ तैयार हैं करने के लिए। अब मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है, ट्रंप साहब ने तो गेम ही पलट दिया। पेरिस क्लाइमेट चेंज हो, डब्ल्यूटीओ हो, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सबको तार तार कर दिया। अब हमारा डब्ल्यूटीओ से एग्रीमेंट था कि एमएसपी किसानों को नहीं देनी है भाई, एक स्पेसिफिक सब्सिडी के ऊपर। तो किसान दिल्ली पे आ गए, कहने लगे हम ये 3 कृषि बिल आपको पास नहीं करने देंगे, आप सब्सिडीज तो देते नहीं है। और आज भी सरकार डब्ल्यूटीओ की सारी शर्तें जब अमेरिका ने खुद ही खत्म कर दी, तो अब उसको लागू करने में, या सर्विसेज सेक्टर जो कि अब एआई क्षेत्र द्वारा एक तरीके से क्या नाम है कॉम्पिटिटिव है, कि एआई जो है वो सर्विसेज सेक्टर को खा जाएगी। कल आपने देखा ट्रंप साहब ने कह दिया आईटी सर्विसेज पे भी मैं टैरिफ लगाऊंगा, और जो थोड़ा बहुत ट्रेड सरप्लस आपका बचा है वो फार्मा, और वो जब तक चल रहा है, नहीं तो वो भी खा जाएंगे जब उनका मन करेगा। तो आईटी सर्विसेज पे एक बड़ा आघात लग रहा है, H1B वीजा पे आघात लग रहा है अमेरिका उधर से, और एआई क्षेत्र में जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, भारत सर्विसेज में कहां खड़ा है? और ये जो मैंने अभी आपसे बात बताई ऑप्टिक्स की। देखिए, एक चीज तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, जो आपने कहा, हम बात उसी पे कर सकते हैं जिसका डाटा अवेलेबल हो। जिसका डाटा ही अवेलेबल नहीं, उस पर हम क्या ही बात करेंगे? मतलब वो फिर कयास अनुमान लगाना होगा। तो ये कहना कि करोड़ों कंपनीज बंद हुई, अब मेरे पास में उसका डाटा ही नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि भाई करोड़ों कंपनीज बंद हुई? बट जिसका मेरे पास में आंकड़ा है वो तो मैं बोल सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। तो अब कितनी कंपनीज बंद हुई ये तो तय है कि कोरोना और डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के उल्टी पुल्टे स्लैब लगाने के कारण मध्यम और जो छोटे उद्योग है उस पर बहुत भयानक जो है कुठाराघात हुआ है, और लाखों की संख्या में ये बंद हुई है। जो रजिस्टर्ड है, जो डाटा है, वो मैंने आपके सामने रख ही दिया कि 6,38,000 कंपनीज बंद हुई है। ठीक है, तो ये एक पहली चीज हुई। बाकी सब अनुमान है, अंदाजा है, जिसका डाटा नहीं हो सब अनुमान अंदाजा है, तो उस पर बात करके कोई अर्थ नहीं है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि हम लोग आरएनडी में बहुत पीछे हैं, तो देखिए आरएनडी में 2022 में मैंने एक बहुत डिटेल्ड स्टोरी फॉर्च्यून इंडिया में लिखी थी, और उस स्टोरी पे मेरे को बहुत गर्व है। उसमें बहुत डाटा, बहुत सारी चीजें मैंने प्रस्तुत की थी, वो जरूर आप लोग पढ़िएगा। उसमें उस टाइम में मैंने डाला था, हेडलाइन ही था कि $8.68 बिलियन इंडिया में हर साल भारत से बाहर जा रहा है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसका पैसा जो इंडिया में फॉरेन की जो सब्सिडीज है वो जो भेज रही हैं, जैसे होंडा मोटर्स हो गया, हुंडई हो गया, है ना, टोयोटा हो गया, यदि इन्होंने अपने कोई कारखाने, मारुति हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, ये सब जो किया मोटर्स हो गया, इनकी जो मतलब ये जो आरएनडी के नाम पे जो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, पैसा, वो ह्यूज है, ह्यूज। मतलब अगर आज हम 90 का पकड़ लें रुपया डॉलर के मुकाबले, हालांकि 90 तक पहुंचा नहीं है, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन सेक पकड़ू मैं, तो
8.76 यानी 99 ही पकड़ लीजिए आप, यानी 81,000 करोड़ से थोड़ा कम कर लीजिए, 75,000 करोड़ रुपए हर साल भारत जो है बाहर भेज रहा है। क्यों बाहर भेज रहा है? क्योंकि जो बाहर की कंपनीज इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, उस प्रोडक्ट का एक पोर्शन जो है वो 4 से 5% कुछ वो लोग लगाती है, हर कंपनी का अपना अलग अलग है, 2 लगाता है, कोई 2.5 लगाता है, कोई 4, वो ट्रांसफर कर दे रही है अपनी पेरेंट कंपनी को, ये बोल के कि ये हम R&D में पैसा जो खर्चा हुआ है, ये जो प्रोडक्ट्स बन के आए उसका हम उनको जो है राइट्स जो उनका बनता है उनको भेज रहे हैं। तो क्या, और ये क्यों हो रहा है, इसका आपको कारण जान के बड़ा आश्चर्य होगा। इंडिया में अगर आप कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स के ऑफिस में चले जाएंगे तो 750 लोग वहां कर्मचारी मिलेंगे। यही चाइना में आप चले जाएंगे तो 15,000 है, अमेरिका में जाएंगे तो 9,500 है। तो इंडिया में 1.5 लाख या 3 लाख, उस टाइम वो स्टोरी का डाटा एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 1.5 से 3 लाख पेटेंट पेंडिंग है जो इंडियंस ने फाइल किए हुए पर उनको अप्रूवल नहीं मिला है क्योंकि कर्मचारी नहीं उतने। ठीक है, तो आपका इतना लचर, इंडिया में जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्चर्स की संख्या भी बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आप कोरिया देखेंगे तो 8,500 है, इंडिया में कुछ 156 या कुछ 160 के आसपास में 10 लाख पे, हर 10 लाख पे 8,500 रिसर्चर्स जो है वो कोरिया में मिलते हैं। आपके ब्राजील और दूसरी कंट्रीज में भी इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। तो हम कहाँ से जो है वो रिसर्च टेक्नोलॉजी या इसमें करेंगे? इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री का आप ये समझिए कि जो टर्नओवर है वो 10 लाख करोड़ के ऊपर था लास्ट ईयर। ठीक है, उसका जो कैश प्रॉफिट था वही था 1.47 लाख करोड़ कैश प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं बोल रहा, कैश प्रॉफिट। तो आप ये समझिए, और उसका $2 बिलियन ने 18,000 करोड़ रुपए से वो R&D में खर्च करती है, 2 से $2.5 बिलियन। तो ये हाल तो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का। तो यहाँ पे R&D का कल्चर ही नहीं है, R&D का कल्चर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी कारण से जो है इंडिया पिछड़ता चला जा रहा है। बहुत सारे रीजन है इसके ऊपर में, तो अपने आप ही एक अलग एपिसोड हम लोग बना सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसका जवाब रहा। अब आते हैं तीसरा पार्ट जो आपने बोला ऑप्टिक्स, सिर्फ इन्होंने ऑप्टिक्स ही क्रिएट किया। ये आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ऑप्टिक्स ही ऑप्टिक्स क्रिएट हुआ है। आपने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। रीजन ये है कि उनको समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी अंदर से कितनी खोखली हो गई है, हॉलो इकोनॉमी है, ये खाली ऑप्टिक्स पर चलने वाली इकोनॉमी है। अंट शंट डाटा देके, उटपटांग डाटा दे। अब देखिए आपको मैं ये मजेदार बात बताता हूं, हर साल बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है एक दिन पहले। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने लिखा है कि पिछले 2 दशक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है इंडिया का कंजम्पशन। ठीक है, जब ये इकोनॉमिक सर्वे आया उसी दिन मैंने मेरे ऑफिस में बोला कि ये बोगस बंडलबाजी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और मैंने बोला मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं इस पर, और मैंने आर्टिकल लिखा और उसमें मैंने यही बताया कि आप इंडिया की एफएमसीजी कंपनीज देख लीजिए या ऑटोमोबाइल कंपनीज देख लीजिए, एफएमसीजी कंपनीज का वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं हो रहा, माल ही नहीं बिक रहा था, स्टैग्नेंट था वॉल्यूम ग्रोथ, उनका रेवेन्यू स्टैग्नेंट, प्रॉफिट स्टैग्नेंट। तो भाई मंजन बनाने वाली, टूथपेस्ट बनाने वाली, साबुन बनाने वाली कंपनीज अगर अपना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कर पा रही तो इंडिया में कंजम्पशन कहां से बढ़ रहा है? कहां से, किससे डाटा लेके आ रहे हैं कि इंडिया में कंजम्पशन जो है ऑल टाइम हाई चल रहा है, 2 दशकों का हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। अब वो बात अलग है कि वो स्टोरी चली नहीं, वहीं से मेरा फॉर्च्यून में झगड़े चालू हुए कि भाई आप ऐसे नहीं चलाओगे स्टोरी, तो जो मतलब उजागर करती है कि कैसे फजिंग हो रही है डाटा के साथ में, तो फिर अर्थ क्या हमारे जैसे रिपोर्टर्स को इतनी हाई सैलरी देके आपने क्यों रखा हुआ है ना? तो वहीं से झगड़े चालू हुए, फिर नौकरी छोड़ा। खैर वो एक अलग कहानी है, पर कहने का अर्थ ये है कि फजिंग ऑफ डाटा, डाटा मैनिपुलेशन, ये इस सरकार का एक अहम तंत्र है, तरीका है काम करने का। और ये वाकई में ऑप्टिक्स की गवर्नमेंट है। अभी आप देखिए कल इन्होंने जीएसटी कट की बात की, एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट लेके आए कि भाई 5.37 लाख करोड़ लोगों के हाथ में बचेगा
जस्ट बिकॉज इस साल इनकम टैक्स का एग्जम्पशन लिमिट 12 लाख कर दिया है और जीएसटी में अभी कटौती की है। उस 5.37 लाख करोड़ में 1.98 लाख करोड़ इन्होंने कहा, जहां तक मुझे कल के प्रोग्राम से याद आ रहा है, जो मैंने अपने प्रोग्राम में डाटा दिया था, 1.98 लाख करोड़ जो है सिर्फ जीएसटी के कारण है, यानी 2 लाख करोड़ आप समझ लीजिए। यार 2 लाख करोड़ कंज्यूमर के हाथ में बचेगा, ये एसबीआई रिसर्च डाटा दे रहा है। भारत सरकार से वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि कितना ज्यादा रेवेन्यू फोरगॉन होगा, यानी रेवेन्यू कम आएगा, ठीक है, ये जीएसटी रेट कम करने से। तो वहां पे हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो बोलते हैं कि 48,000 करोड़। तो अब हमको मालूम नहीं है कि एसबीआई रिसर्च की क्या मेथोडोलॉजी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्या मेथोडोलॉजी है, क्या नंबर यूज किए, क्या बेस था। हाँ, उन्होंने बोला 2023-24 के कंजम्पशन बेस को मैं अगर पकड़ूं तो उस पर 48,000 करोड़ रुपए जो है वो ये होगा। तो कहने का अर्थ है एलारा कैपिटल, ये एक रिसर्च फर्म है, एलारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, उसके रिसर्च आर्म ने कहा कि 1% से इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी ये जीएसटी कट करने से। ये वही एलारा कैपिटल है जिसको हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि गौतम अदानी जी ने इस एलारा कैपिटल के माध्यम से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है अपना नाम छुपा के। तो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एलारा कैपिटल में, तो लगता है गौतम अदानी जी से और इनको बिजनेस चाहिए, बिजनेस लेने का। हो सकता है गौतम अदानी जी खुश होकर बिजनेस भी दे दे, सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। पर कहने का अर्थ है कि अब ये भोपू, ये जो प्रचार तंत्र है, ये आप देखिए कितने दिन तक ये हल्ला मचाता रहेगा कि ये तो एकदम दूरगामी इसके असर होने वाले हैं, रिवोल्यूशनरी स्टेप है। अरे भाई, लोगों के जेब में पैसे नहीं बचे। रिवोल्यूशनरी स्टेप तो तब होगा जब भाई आप इनके आय के स्रोत बढ़ाओ। आय के स्रोत कहां बढ़ रहे हैं? जब तक इनकम जनरेशन नहीं होगा, आप कितना भी टैक्स कट करते रहो, इनकम जब तक नहीं होगा, ये टैक्स कट का कोई फायदा नहीं होने वाला। जी आत्मजीत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए नहीं कहा जाता कि डेटा कंसील्स मोर देन इट रिवील्स। जो आपने बात कही कि 2 लाख करोड़ का फायदा कंज्यूमर्स को होगा, ये एक मार्केटिंग पैकेज है, गिफ्ट पैकेज है, और 48,000 करोड़ इसलिए दिखाया गया कि स्टेट्स को कॉम्पनसेशन कम देना पड़े, तो पैसा जेब से कम खर्च हो और फायदा ही फायदा हो। यही शायद इस जीएसटी के जो रेट कट है नहीं 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 उसका नहीं आगाज नहीं है। नहीं जी नहीं, जी आत्मजीत जी। जी, नहीं नहीं, एक मिनट आपको करेक्ट कर दूं, इसका कंपनसेशन फंड से लेना देना नहीं है। ये कम इसलिए बताया गया क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, जैसे आप बता दोगे कि भाई मेरा रेवेन्यू कम आएगा, तो रेवेन्यू कम आएगा पर एक्सपेंडिचर तो वही बना बना हुआ है। तो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू ये होता है फिस्कल डेफिसिट। जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो क्या होता है, सरकार का बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है। बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है मतलब सरकार को ऊंचे दामों पे कर्जा लेना पड़ रहा है। ऊंचे दामों पे कर्जा लेना पड़ रहा है तो उससे बॉन्ड यील्ड से आपके हाउसिंग लोन से लेके तो ऑटोमोबाइल लोन से लेके सारे लोन अटैच है, तो वो सारे ऊपर चले जाएंगे, तो इनके पूरे किए किराए पे तो पानी फिर जाएगा। इसके लिए जो है रेवेन्यू फॉरगॉन या रेवेन्यू नेट रेवेन्यू रियलाइजेशन जो ये बोल रहे हैं कि 48,000 करोड़ तक ही होगा, वो एक तो 6 महीने बीत गए। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। हाँ, मैं व्यूअर्स को ये समझा दूं, क्योंकि जिन कंपनीज के ने ऑलरेडी डीलर्स को इन्वेंट्री भेज दी है, उसका क्या होगा? वो तो 28% पे एसी और उसने ऑटोमोबाइल खरीद लिया है, उसकी डीलरशिप में आ गई है, तो क्या वो कंपनी जो है अब वो 28 से 18 हो गया है, तो क्या वो रिबेट देगी? क्या मतलब वो कैसे करेगी? वो कंज्यूमर तो अब खरीदेगा नहीं है, पता चल गई। तो इन्वेंट्री कितनी बच जाएगी डीलर्स के पास में, तो नए माल की कहां से ऑर्डर करेंगे, कहां से स्टॉकिंग करेंगे? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग यदि देखेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब चीजों को बहुत ज्यादा इजीली प्रेजेंट करने वाली बात होगी। सॉरी सॉरी मेरे टू ख्याल से डिस्टर्ब। नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक करेक्ट किया। क्योंकि जीएसटी एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट है। इस पर हम एक और प्रोग्राम करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो जीएसटी कम किया गया वो तो एडवर्टाइज करके दिखा दिया गया। अभी बहुत सारी आइटम्स हैं जिसपे जीएसटी 5 से 18 हुआ है, या 28 से 18 होने वाली कितने प्रोडक्ट्स हैं और 5 से 18 होने वाले कितने प्रोडक्ट्स हैं। नेट रेवेन्यू लॉस एग्जैक्टली कितना है ये अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आई नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन जैसी आएगी हम इस पर और वार्ता करेंगे और इस पर बात करेंगे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए अपने मेडन शो में राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।